हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस सेशन में, जिसमें हम एसएससी का लाइव क्रैश कोर्स कवर कर रहे हैं। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम अपने चैप्टर एडवर्ब को ही कंटिन्यू करने वाले हैं, लेकिन आज हम एडवर्ब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको जितने भी हमारे अभी तक कंसेप्ट हमने एडवर्ब के डिस्कस किए हैं, आज आपको ये सारे कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। सबसे पहले डालते हैं एक नजर कि कितने क्वेश्चंस को आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। वेल, हियर इन दिस सेशन वी विल डिस्कस 70 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पूरे 70 मतलब 70 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। वो भी उन क्वेश्चंस को जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं। ये सेम क्वेश्चन भी हो सकता है, सिमिलर भी हो सकते हैं, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। मोरोवर सॉल्यूशंस एंड एक्सप्लेनेशंस, हम हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी देखेंगे, साथ ही साथ उसकी एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, सो दैट आप कंसेप्ट को भी रिवाइज कर पाएंगे एंड आप समझ भी पाएंगे कि किस तरह से ये जो एरर इस सेंटेंस में है तो उसकी वजह क्या है। दोस्तों, एक बात और, जब भी हम कभी एडवर्ब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं, ये क्योंकि 70 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो ये पिछले कई सालों के क्वेश्चंस यहाँ पर हमने कवर किए हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि जब बहुत सारे ईयर्स के हम क्वेश्चन कवर करते हैं, तो आप ये भी देख सकते हैं कि क्या फ्रीक्वेंसी रहती है क्वेश्चंस की, या कौन से किस टाइप के क्वेश्चंस या एडवर्ब के किस पार्ट से क्वेश्चंस अधिकतर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। Before I start, let me tell you, the images used in our slide deck are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iit.ac.in and we shall remove the images. चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं डायरेक्शंस की। ये डायरेक्शंस हैं कि हमें इन क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना है। रीड द सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एन एरर इन इट। इसका मतलब ये जो क्वेश्चंस हैं, ये स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चंस हैं जो कि एडवर्ब से रिलेटेड है। आपको एक सेंटेंस गिवन होगा जिसे कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। The error, if any, will be in one part of the sentence. जो error होगा मतलब गलती होगी यदि किसी पार्ट सेंटेंस के किसी हिस्से में, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्ट में होगी, एक से अधिक पार्ट्स में नहीं होगी। The number corresponding to that part will be your answer. If the given sentence is correct as it is, mark the answer as no error. Ignore the errors of punctuation if any. Punctuation के errors को हम ignore कर सकते हैं। रही बात यदि सेंटेंस पूरा करेक्ट होता है, ठीक होता है, तो उस केस में हम नो एरर एक ऑप्शन में गिवन होगा, उसको हम मार्क कर सकते हैं एज आर आंसर। दोस्तों, जब भी स्पॉटिंग एरर्स क्वेश्चंस में आते हैं, ये स्पॉटिंग एरर्स के रूप में क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना होता है कि सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है, आपको उसको रेक्टिफाई नहीं करना होता। ये नीड नॉट रेक्टिफाई इट। मोरोवर, अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं, उस केस में हमको एक सब्स्टिट्यूट ढूंढना पड़ता है विच इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। तो इस तरह के क्वेश्चंस में यू विल नॉट बी गिवन द you will be given error only in one part of the sentence, not in all the parts of the sentence, first of all. Secondly, if you see the punctuation error, you can ignore them because उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Okay, so let's begin this session. So first of all, we have question number 1. सबसे पहले हम आ जाते हैं question number 1 पे। He was too tired that he could not cross the street even with the help of a porter. वह बहुत ज्यादा थका हुआ था। टू टायर्ड का मतलब है वह बहुत ज्यादा थका हुआ था, है ना। टू एक्सट्रीमनेस को शो करता है। जब कहते हैं ना कोई चीज हद से ज्यादा है, तो कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा थका हुआ था। दैट ही कुड नॉट क्रॉस द स्ट्रीट इवन विद द हेल्प ऑफ अ पोर्टर। वो किसी पोर्टर की मदद से भी अपनी रोड को क्रॉस नहीं कर पा रहा था, मतलब जो रोड वहां थी उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा था। लेकिन देखिए, टू एक एडवर्ब है जो कि एक्सट्रीमनेस को शो करता है। अब जब भी हम टू के साथ सेंटेंस बनाते हैं, तो हम वहां पर टी और टू का प्रयोग करते हैं ताकि सेंटेंस नेगेटिव बन सके। तो हम लिख सकते थे ही वाज टू टायर्ड टू क्रॉस द रोड, लेकिन टू के बाद सिर्फ और सिर्फ वर्ब आता है। ओके, अब यहाँ पर लिखा हुआ दैट, है ना, तो टू के साथ हम दैट का पेयर नहीं बना सकते। दैट का पेयर बनता है सो के साथ, है ना। अब बात आती है कि हम यहाँ पर टू और टू का पेयर बनाएं कि सो और दैट का पेयर बनाएं। तो देखिए, यहाँ पर दैट के बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो ही है, जो कि एक प्रोनाउन है, जबकि टी और टू के बाद हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर तो इन्होंने पूरे एक सेंटेंस की फॉर्म में इसके आगे लिखा हुआ है। मतलब जो हमारा एरर होगा वो सिर्फ और सिर्फ कौन से पार्ट में होना चाहिए फ्रेंड्स? ए पार्ट में।
ओके, जहां पर ये दैट तो रहेगा, लेकिन ये जो टू है ये गलत हो जाएगा, इसकी जगह हम सो का प्रयोग करेंगे। क्योंकि यदि मैं टू को रखती हूँ और दैट को हटाकर टू कर देती हूँ, तो फिर यहाँ पर भी एरर हो जाएगा, टू ही नहीं आएगा, है ना। तो फिर हमको वहां पर यहाँ पर वर्ब की रिक्वायरमेंट होती है। अब दो पार्ट्स में तो एरर नहीं देख सकते, एरर तो एक ही पार्ट में होना है, इसीलिए हम यहाँ पर से टू को हटाकर इसकी जगह सो लिख सकते हैं। तो ये सेंटेंस बन जाएगा, ही वॉज सो टायर्ड that he could not cross the street even with the help of a porter. So जो एरर होगा आपका वो किस में हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट में, जिसको टू को रिप्लेस करके हमको सो का प्रयोग करना चाहिए। ओके, तो आइए डाल लेते हैं एक नजर इसके आंसर पे भी। so tired in place of too tired. The error in the sentence lies in the phrase too tired that. The correct construction should be too tired to, which properly links the cause of the inability to perform the action. Also, we can write so that in pair. Okay. This construction is incorrect because to should always be followed by t or to when introducing the infinitive. अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में because you need not rectify, तो आपको सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन से पार्ट में एरर है। अब यहाँ पर आपने एरर बता दिया कि फर्स्ट पार्ट में, दैट्स इट। क्योंकि आपको ये देखना है इसमें गलत शब्द कौन सा है, तो गलत कौन सा शब्द था, टू गलत था, तो आपने उसी को एरर बता देना, दैट इज फर्स्ट पार्ट। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द सेकंड वन। John is working very hardly as the examinations are fast approaching. अब देखिए जॉन के एग्जाम पास आ रहे हैं, करीब आ रहे हैं, तो ये संभवतः है बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा होगा, है ना। अपनी जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छे से कर रहा होगा, बहुत ज्यादा मेहनत से कर रहा होगा, ताकि वो अपने एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म कर पाए। अब यहाँ लिखा है जॉन इज वर्किंग वेरी हार्डली। हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, मतलब ना के बराबर, है ना। जबकि यहाँ पर वो बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहा है, वो ऐसा नहीं कर रहा कि ना के बराबर पढ़ाई कर रहा है, बल्कि और ज्यादा मेहनत से पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि उसके एग्जाम पास आ रहे हैं या करीब आ रहे हैं। जब इस तरह की सिचुएशन है तो ऑब्वियसली वो मेहनत से पढ़ाई कर रहा है। यहाँ पर ये जो हार्डली वर्ड होता है, देखिए दो तरह के वर्ड होते हैं, एक वर्ड होता है हार्डली। हार्डली का मतलब होता है बहुत मेहनत से, परिश्रम के साथ, जबकि हार्डली एक नेगेटिव वर्ड है जिसका मतलब होता है मुश्किल से, या फिर इसको एक नेगेटिव वर्ड कहा गया है जिसका मतलब होता है मुश्किल से, मतलब नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से ही हार्डली वर्क्स, इसका मतलब होता है कि वह वर्क नहीं कर रहा। ओके, ऑल्सो जब भी हम हार्डली वर्ड का प्रयोग करते हैं तो जो वर्ब है वो उसके बाद आता है, हार्डली पहले आता है। मतलब यहाँ पर जो एरर है वो इस शब्द में है, हार्डली वर्ड यहाँ पर गलत हो जाएगा, इसकी जगह हमें हार्ड का प्रयोग करना चाहिए। तो हमारा जो एरर हो जाएगा वो किस में हो जाएगा, ए पार्ट में। ओके, फिलहाल यहाँ तो हमको सिर्फ यही मार्क करना होता है कि एरर कौन से पार्ट में है, और एरर हमारा ए पार्ट में है। अब इसको अगर रेक्टिफाई किया जाए तो हम हार्डली की जगह हार्ड वर्ड का प्रयोग करेंगे, ताकि ये सेंटेंस करेक्ट हो सके। क्योंकि जॉन बहुत मेहनत कर रहा है क्योंकि उसके एग्जाम पास आ रहे हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि जॉन मेहनत ही नहीं कर रहा है। ओके, तो इस हिसाब से ए पार्ट में एरर माना जाएगा। सो आंसर इज ए। ओके, हमारा आंसर हो जाएगा ए, जिसमें वर्ड आना चाहिए वर्किंग हार्ड, नॉट वर्किंग हार्डली। हार्डली टिपिकली मीन्स स्कार्सली और barely, मतलब ना के बराबर, indicating a small amount of degree often used in negative contexts. Example, he hardly worked at all. Okay, it does not fit the intended meaning of putting effort into something. In contrast, hard is the correct adverb to describe the manner in which John is working, indicating he is putting in a lot of effort. चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। A part of the training they offered was real good. अब देखिए good एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से पहले हमें एक एडवर्ब की रिक्वायरमेंट होती है उसको क्वालिफाई करने के लिए, या उसको आप कह सकते हैं कि उसको मॉडिफाई करने के लिए। तो यहाँ पर रियल की जगह हम लोग रियली गुड का प्रयोग करेंगे। रियल एक एडजेक्टिव है जबकि रियली एक एडवर्ब है। तो यहाँ पर जो एरर हो जाएगा वो आपका सी पार्ट में हो जाएगा। ओके, बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है। यहाँ पर रियल की जगह रियली वर्ड का प्रयोग करना है। रियल इज ऑफन यूज्ड इनफॉर्मली एज एन एडवर्ब टू मीन वेरी और ट्रूली। ऑल्सो रियल इज एन एडजेक्टिव. Real can be used as an adjective. However, when used to modify an adjective like good, the correct form of adverb is really. Really is the adverbial form of real that should be used to modify good to indicate high degree of quality or excellence. Okay? चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। This happened just exactly 5 years ago. अब देखिए this happened, ऐसा हुआ था, कब हुआ था, just exactly 5 years ago. जस्ट का मतलब होता है बिल्कुल, एग्जैक्टली के मतलब होता है बिल्कुल। मतलब ये जो जस्ट और एग्जैक्टली है, जस्ट एग्जैक्टली 5 years ago मतलब ठीक 5 साल पहले,
ठीक 5 साल, मतलब आज जैसे अगर 10 तारीख है तो आज से पहले की जो 10 तारीख रही होगी 5 साल पहले की, ठीक उसी दिन, है ना? तो यहाँ पर 5 साल पहले तो यूज किया, लेकिन जस्ट और एग्जैक्टली दोनों का मीनिंग सेम है। दोनों को साथ साथ यूज करना ये सुपरफ्लस हो जाता है, क्योंकि जो मीनिंग जस्ट का है वही एग्जैक्टली का भी है। तो या तो आप जस्ट यूज कीजिए या फिर आप एग्जैक्टली यूज कीजिए, कोई भी एक वर्ड। दोनों को एक साथ यूज करना एक सुपरफ्लस बनाता है। सुपरफ्लस मतलब कि एक साथ दो वर्ड्स को ऐसे यूज करना जो कि सेम मीनिंग है ना? तो सेम मीनिंग वर्ड्स को हमें दोनों को एक साथ प्रयोग में नहीं लाना है। भाई एक बार आपने कह दिया एकदम 5 साल पहले या ठीक 5 साल पहले, तो वो ठीक ठीक है, ऐसा नहीं कहोगे ठीक ठीक 5 साल पहले, है ना? तो वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर एरर हो जाएगा आपका बी पार्ट में। जस्ट एग्जैक्टली में से कोई एक वर्ड को यूज करना है। यूज आइदर जस्ट और एग्जैक्टली। जस्ट एंड एग्जैक्टली बोथ एम्फसाइज प्रिसीशन और प्रॉक्सिमिटी इन टाइम। ओके, प्रॉक्सिमिटी मतलब सीक्वेंस टाइम का, कि जो पहले हुआ। यूजिंग देम टुगेदर इन सेंटेंस क्रिएट्स redundancy because they essentially mean the same thing in this context. Okay, to improve clarity and readability, it is better to choose one adverb that fits the intended meaning. Okay, so हमको यहाँ पर या तो just का यूज करना है या फिर exactly का, लेकिन दोनों में से कोई एक। ठीक है। The old man felled मतलब गिराना some of the trees in the garden with hardly no effort at all. अब देखिए यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो ओल्ड मैन है, जो बूढ़ा आदमी है, उसने बहुत सारे पेड़ को गिरा दिया, कुछ पेड़ों को गिरा दिया। फेल्ड मतलब गिराना, तो गिरा दिया किसको गिरा दिया? कुछ पेड़ों को। सम ऑफ द ट्रीज, जो कहाँ पर थे? गार्डन में थे। मतलब गार्डन में कुछ पेड़ थे जिनको उस व्यक्ति ने गिरा दिया। ठीक है। विद हार्डली नो एफर्ट एट ऑल। देखिए हार्डली एक नेगेटिव वर्ड है, और नेगेटिव वर्ड हार्डली और नो भी एक नेगेटिव वर्ड है। हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, मतलब ये एक नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। ओके, तो कभी भी हम हार्डली और नो, ये दोनों ही एक नेगेटिव वर्ड है, और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है ना? मैथ्स में भी हमने ये बात पढ़ी है। तो ये जो नेगेटिव और नेगेटिव को हम पॉजिटिव तो नहीं बना सकते, इसलिए हम हार्डली और नो दोनों एक साथ यूज नहीं करेंगे। या तो हम यूज करेंगे विद नो एफर्ट एट ऑल, या फिर यूज करेंगे with hardly any effort. ओके, नो और हार्डली को साथ में प्रयोग नहीं किया जा सकता, तो एरर हो जाएगा आपका सी पार्ट में। ओके, अब देख लेते हैं with no effort at all और with hardly any effort, इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग करना है। hardly no is a double negative that is not grammatically correct. It should be corrected to either no or hardly any. No effort at all indicates that the old man felt the trees effortlessly, means very easily. Hardly any effort means there was very little effort involved, implying a small amount of effort. Both no effort at all and hardly any effort convey the idea that the action of felling trees was achieved with minimal exertion, but hardly any effort suggests that there was slight amount of effort involved, whereas no effort at all implies none. His son is working very hardly. फिर से वही सिचुएशन है कि उसका जो बेटा है वो बहुत ज्यादा मेहनत से वर्क कर रहा है, लेकिन यहाँ पर तो हार्डली लिखा हुआ है, तो हार्डली की जगह हम लोग हार्ड का प्रयोग करेंगे। एरर हो जाएगा आपका सी पार्ट में। अब देखिए आप देख सकते हैं कि जो वर्ड है ना हार्ड, इस हार्ड वर्ड से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो एडवर्ब में बार बार रिपीट होते हैं, या किसी भी एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो हार्ड से रिलेटेड काफी सारे अभी एग्जाम्पल्स आपको और भी मिल सकते हैं, क्योंकि हार्ड से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। Very hard. Okay, hardly typically means scarcely or barely, indicating a small amount or degree, often used in negative context. He hardly worked at all. It does not fit the intended meaning of putting effort into something. In contrast, hard is the correct adverb to describe the manner in which his son is working, indicating he's putting a lot of effort. Okay, so this hardly should be replaced with hard. Hardly word को हमें hard से replace करना है। Hard का मतलब है कि उसका बेटा बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहा है या बहुत मेहनत कर रहा है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अमर एंड अनंत आर फेयरली स्टूपिड। अब देखिए आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब भी हम वर्ड यूज करते हैं फेयरली और एक वर्ड हम यूज करते हैं रादर, फेयरली और रादर में एक डिफरेंस होता है कि फेयरली में हम प्लीजेंट क्वालिटी के वर्ड्स लिखते हैं, प्लीजेंट मतलब जो सूटेबल हो, और रादर में हम अनप्लीजेंट क्वालिटी के वर्ड्स लिखते हैं। जैसे यदि मैं बात करूं फेयरली हॉट टी, तो वो ठीक है क्योंकि ऑब्वियसली टी गर्म ही होती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ फेयरली कोल्ड टी, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि टी कैसी होती है? हॉट होती है। लेकिन मैंने वहां पर अगर कोल्ड का वर्ड यूज करा, तो कोल्ड तो टी होती नहीं है, दैट इज नॉट सुटेबल वर्ड फॉर दैट। तो हम वहां पर फेयरली कोल्ड की जगह रादर कोल्ड लिखेंगे।
ऑन दी अदर हैंड अगर हम कोल्ड ड्रिंक की बात करते हैं तो कोल्ड ड्रिंक ऑब्वियसली कोल्ड होनी चाहिए, चिल्ड होनी चाहिए, तो उसके लिए हम लोग फेयरली चिल्ड कोल्ड ड्रिंक का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर वहां पर फेयरली हॉट कोल्ड ड्रिंक लिखा हुआ है तो वो गलत है, क्योंकि जो कोल्ड ड्रिंक है वो तो गर्म नहीं होती है ना, या कोई सॉफ्ट ड्रिंक है वो तो गर्म नहीं पीनी चाहिए, ना अच्छी लगती है, तो उसमें हम लोग रादर का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर स्टूपिड एक अनप्लीजेंट वर्ड है, जबकि फेयरली के साथ हम सिर्फ और सिर्फ प्लीजेंट क्वालिटी के वर्ड्स लिखते हैं, तो यहाँ पर स्टूपिड का प्रयोग नहीं होगा। सॉरी, स्टूपिड यूज हुआ है तो फेयरली का प्रयोग नहीं होगा, फेयरली गलत हो जाएगा। ओके, तो स्टूपिड से पहले हम फेयरली की जगह रादर का प्रयोग करेंगे। ओके, क्योंकि स्टूपिड एक नेगेटिव वर्ड है तो उसके साथ ये एक अनप्लीजेंट क्वालिटी का वर्ड है, तो उसके साथ हम रादर का प्रयोग करेंगे, फेयरली का नहीं। रिप्लेस फेयरली विद रादर. Fairly and rather are both adverbs used to modify adjective stupid in this context. Fairly typically means moderately or reasonably, implying a moderate degree of stupidity, but fairly is used with pleasant quality words. Okay. And rather is used for the significant extent of degree and for the unpleasant quality words. Okay. Now, next पर आ जाते हैं. They agreed to repair the damage freely of charge. Now, अब इसमें से फिर से वही आ जाता है, they agreed, उन्होंने agree किया किस चीज के लिए, to repair the damage. ओके, डैमेज को रिपेयर करने के लिए। अब यहाँ पर हम फ्रीली ऑफ चार्ज की जगह फ्री ऑफ चार्ज का प्रयोग करेंगे। फ्रीली मतलब इजीली, है ना, विद नो एफर्ट्स, जबकि फ्री ऑफ चार्ज मतलब कोई भी चीज जो फ्री में हो, विदाउट एनी मनी। ओके, सो विदाउट चार्जिंग एनी मनी, तो सी पार्ट में एरर हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्री ऑफ चार्ज होना चाहिए, ना कि फ्रीली ऑफ चार्ज। फ्री ऑफ चार्ज मीन्स विदाउट एनी कॉस्ट ऑफ पेमेंट रिक्वायर्ड, जबकि फ्रीली का मतलब होता है मीन्स विलिंगली और विदाउट कॉन्स्ट्रेंट, बट इट डज नॉट कन्वे द मीनिंग ऑफ विदाउट कॉस्ट। ओके, जैसे हम कहते हैं ना, हमें बिल्कुल फ्रीली जीना पसंद है। फ्रीली मतलब इंडिपेंडेंट, है ना, बिल्कुल ऐसे कि आजाद, बिल्कुल जैसे कोई जैसे कहते हैं ना, वी आर लिविंग फ्रीली नाउ। फ्रीली मतलब जो विदाउट एनी प्रेशर हो, या फिर कोई भी, जैसे हम कहते हैं कि हम फ्रीली वर्क करते हैं। फ्रीली मतलब बिल्कुल बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी कॉन्स्टेंट के, बिना किसी टेंशन के, विलिंगलेसली, जैसा हमारा मन करता है वैसे, तो दैट इज कॉल्ड फ्रीली। ओके, in this context the intended meaning is that a repair service will be provided at no cost. Therefore the correct phrase to use here is free of charge, which is the standard expression to indicate something is provided without payment. नेक्स्ट पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। बाय नून द फॉग क्लियर्ड कंप्लीटली। अब दोपहर तक द फॉग क्लियर्ड कंप्लीटली, इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं होगा, क्योंकि दोपहर तक जो फॉग था वो बिल्कुल क्लियर हो गया। कंप्लीटली मतलब पूर्णता से, और या पूर्ण रूप में। यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, दैट इज नो एरर, क्योंकि इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं होगा। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। ही वर्क्स हार्डली टू मेक बोथ एंड्स मीट। अब देखिए फिर से, बोथ एंड्स मीट मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करता है वो व्यक्ति गुजारा करने के लिए। बोथ एंड्स मीट मतलब गुजारा करने के लिए, है ना। अब फिर से वही, मेहनत करने के लिए तो ऑब्वियसली गुजारा करने के लिए कोई इंसान मेहनत करेगा, तो यहाँ पर हार्डली लिखा है मुश्किल से, जबकि हमें क्या बताना है कि वो बहुत मेहनत से काम करता है, तो एरर हो जाएगा हमारा ए पार्ट में। ओके, हार्डली की जगह हार्ड यूज होना चाहिए। हार्ड इज द करेक्ट एडवर्ब टू डिस्क्राइब द मैनर इन विच ही वर्क्स, इंडिकेटिंग दैट ही पुट्स इन अ लॉट ऑफ एफर्ट। Hardly means scarcely or barely, indicating almost no occurrence or degree. It is not appropriate in the context because it would suggest he works very little, which contradicts the intended meaning of working diligently to make ends meet. Therefore, the adverb hard is used to convey the idea of putting in significant effort or working diligently. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। ओल्ड हैबिट्स डाई हार्डली। फिर से वही बात, जो पुरानी हैबिट्स हैं वो बहुत मुश्किल से खत्म होती हैं, तो यहाँ पर हार्डली तो मुश्किल से हो जाता है, यहाँ पर मुश्किल से नहीं मतलब बहुत मेहनत से, है ना। तो यहाँ पर डाई हार्डली की जगह हार्डली आप यूज कर सकते हैं, डाई हार्ड। ओके, डाई हार्ड एक फ्रेज है। The idiom die hard means to be resistant to change or difficult to eliminate. जैसे जो पुरानी आदतें होती हैं वो उन्हें छुड़ाना बेहद मुश्किल हो जाता है, ठीक है, जबकि वहां पर लिखा मुश्किल से, मतलब वो छूटती, वो उस हार्डली का मतलब यहाँ पर करेक्ट नहीं होगा। हार्डली का मतलब होता है स्कार्सली या बेयरली, जिसका यहाँ पर इंटेंडेड मीनिंग से बिल्कुल अलग है ना। जैसे पुरानी आदतों को छुड़ाना मुश्किल है, मुश्किल से नहीं। ओके, सो यहाँ पर जो करेक्ट फ्रेज होना चाहिए, दैट शुड बी डाई हार्ड। Okay. Padmini had not rarely missed a dance performance or festival since she was 8 years old. Now, देखिए यहाँ पर लिखा पद्मिनी had not rarely missed, कि पद्मिनी ने कोई भी डांस परफॉर्मेंस को मिस नहीं किया है।
अब देखिए, हैड नॉट, रेयरली मिस्ड, अब नॉट और रेयरली दोनों एक साथ लिखे हुए हैं। मैंने आपको बताया तो रेयरली, स्कार्सली, बेयरली, हार्डली ये सारे हमारे नेगेटिव वर्ड्स हैं। सेल्डम, नेवर, तो अगर ये नेगेटिव वर्ड्स हैं तो ऑब्वियसली इनके साथ नो का वर्ड या नॉट वर्ड प्रयोग नहीं होगा भाई। नॉट भी नेगेटिव वर्ड, रेयरली भी नेगेटिव वर्ड, तो दो नेगेटिव्स एक साथ यूज नहीं होंगे। तो आप इसमें लिख सकते हैं पद्मनी हैड रेयरली मिस्ड और पद्मनी had not missed a dance performance of festival since she was 8 years old. Okay, so पद्मनी ने आज तक कोई भी डांस परफॉर्मेंस मिस नहीं किया जब से वह 8 साल की हुई है। तो यहाँ पर आप दोनों में से किसी एक वर्ड का प्रयोग करेंगे, या तो had not missed या had rarely missed। तो इन दोनों में से किसी एक को, या तो not या फिर rarely। ओके, तो एरर हो जाता है आपका ए पार्ट में। ओके, सो had और has rarely, और या फिर आप यूज कर सकते हैं had not missed। Okay, rarely means not often or infrequently, which fits the intended meaning of the sentence. The phrase not rarely is not correct because it creates double negative. Not rarely, जो कि हमको use नहीं करने हैं, which is unnecessary and awkward. To express the idea that Padmani seldom missed a dance performance or festival, the adverb rarely alone is sufficient and correct. Okay, जो rarely word है वो अपने आप में ही यहाँ पर sufficient भी है और correct भी है। Okay, तो आप not word को वहां से remove कर सकते हैं। He studied so hardly that he was sure of passing. फिर से वही बात आ जाती है दोस्तों, जैसा हमने अभी देखा कि हार्ड से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर हार्डली की जगह हमको हार्ड वर्ड का प्रयोग कर देना है। ओके, सिंपली इतना करना है, और उम्मीद करती हूँ कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब भी आप कभी एग्जाम में देखेंगे तो ऐसा ना हो कि हार्डली देखते आप उसको गलत कर दें, पहले सेंटेंस पढ़ लें, उसका मीनिंग समझ लें, और जैसे ही आप देखेंगे कि हार्डली लिखा है, यदि वो गलत है सेंटेंस के अनुसार, तो जल्दी से आप उस हार्डली को कर दीजिए हार्ड, और आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो आंसर हो जाता है इसमें बी, सो हार्ड आना चाहिए। हार्ड इज द करेक्ट एडवर्ब टू डिस्क्राइब द इंटेंसिटी और मैनर इन विच ही स्टडीड। Hardly means scarcely or barely, which does not fit the intended meaning of the studying with great effort. The phrase so hard emphasizes the degree or intensity of his studying, indicating that he put in a significant amount of effort. Therefore, the correct adverb to use in this context is hard, not hardly. Okay. चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14 पे। We need to surround ourselves with caring people, particular loved ones who bring hope and support to our hearts and minds and with whom we can communicate. अब देखिए, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर हमको कभी किसी वर्ब को या एडजेक्टिव को क्वालिफाई करना है या पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करना है, तो हम बेसिकली एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, हम एक एक वर्ड का यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं। जैसे वी नीड टू सराउंड, अब वी यहाँ पर प्रोनाउन है, नीड टू एक मोडेल है, सराउंड एक वर्ब हो जाएगा, आरसेल्व्स। यहाँ तक सेंटेंस ठीक है। ओके, आरसेल्व्स विद व्हाट, केयरिंग पीपल, हमें अपने आप को घेरे रखना चाहिए किन से, केयरिंग पीपल से, केयरिंग लोगों से। अब कहते हैं ना स्पेशली कौन से, लव्ड वंस। अब देखिए यहाँ पर लिखा पर्टिकुलर मतलब स्पेशली। अब जब हम पर्टिकुलर की बात करते हैं तो पर्टिकुलर के बाद एक एडजेक्टिव का यूज होना चाहिए, जबकि पर्टिकुलर एक एडजेक्टिव है जिसके बाद नाउन का प्रयोग होना चाहिए। ओके, क्योंकि एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है। लेकिन यहाँ पर तो लव्ड वंस, लव्ड खुद एक एडजेक्टिव है, वंस नाउन या प्रोनाउन, वंस हमारा प्रोनाउन है, तो लव्ड वंस उन लोगों के लिए यूज करेंगे, कहते हैं ना स्पेशली जो हमारे लव्ड वंस हैं। तो यहाँ पर हम पर्टिकुलर नहीं बल्कि पर्टिकुलरली का प्रयोग करेंगे, जो कि हमारा एडवर्ब हो जाएगा। तो पर्टिकुलरली मतलब स्पेशली। ओके, तो यहाँ पर पर्टिकुलर की जगह पर्टिकुलरली होना चाहिए। ओके, विच इज एन एडवर्ब। ओके, सो आंसर हो जाएगा हमारा बी पार्ट। ठीक है, तो पर्टिकुलर की जगह हम पर्टिकुलरली का प्रयोग करेंगे। पर्टिकुलरली इज द करेक्ट एडवर्ब फॉर्म टू मॉडिफाई लव्ड वंस इन दिस कंटेक्स्ट, इंडिकेटिंग a specific emphasis on loved ones who bring hope and support. Particular is an adjective that means a specific or individual, which does not fit as well in this sentence structure. By using particularly, the sentence flows better and clarifies that among caring people, loved ones are especially important for providing hope, support, and communication. चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15. As an artist, Raju is as good, if not better than Ramesh. एक आर्टिस्ट के रूप में जो राजू है वो काफी अच्छा है, या अच्छा है किसकी तरह, रमेश की तरह, भले ही वो रमेश से अच्छा ना हो। जैसे कहते हैं ना कि एज एन आर्टिस्ट राजू इज एज गुड, ओके, इफ नॉट बेटर, यदि वह रमेश से अच्छा नहीं है
तो एटलीस्ट वो उसके जितना अच्छा है, मतलब उससे कम नहीं है ना। जैसे हम बोलते हैं ना कि राजू रमेश के जितना अच्छा है, भले ही वो उससे अधिक नहीं है ना, अधिक ना हो लेकिन उसके जितना तो है, ठीक है। तो हम जब इस तरह की बात करते हैं तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि, या फिर हम इसमें रमेश को बोल सकते हैं कि भाई वो इसके ग्रेटर देन इक्वल टू राजू है ना। तो हम इस तरह से बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि नहीं, राजू कम से कम रमेश जितना तो अच्छा है ना, भले ही उससे अच्छा ना हो। तो यहाँ पर जब हम एक डिग्री को यूज करते हैं, एक पॉजिटिव डिग्री हो गई और एक कंपैरेटिव डिग्री, तो जब दोनों डिग्री आपको साथ में लिखनी है तो पहले एक पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही हम कंपैरेटिव डिग्री की ओर बढ़ते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस में हम सिर्फ एज गुड लिखकर नहीं छोड़ेंगे, बल्कि एज गुड एज का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर जो एरर हो जाएगा आपका बी पार्ट में हो जाएगा। ओके, सो आपको क्या लिखना है सेंटेंस में, एज गुड एज। इन दिस सेंटेंस द फ्रेज शुड बी एज गुड एज टू करेक्टली कंपेयर राजू's artistic skills with Ramesh's. Okay, the comma after good should also be removed. Okay, no, हम लोग पंचुएशन एरर को इग्नोर कर सकते हैं। ओके, सो आपको बस इतना याद रखना है, यहाँ पर एज गुड एज का प्रयोग करना है, ना कि एज गुड पर ही बात छोड़ देनी है। Next question, question number 16. The scientists could not hardly complete all the experiments. अब देखिए फिर से वही बात आ जाती है कि नॉट और हार्डली हमने साथ में लिखा है, नॉट और हार्डली को हम साथ में नहीं लिख सकते, आपको एक ही वर्ड लिखना है। तो या फिर तो साइंटिस्ट could not hardly complete, so could not complete लिख सकते हैं, या could hardly complete लिख सकते हैं। दोनों में से कोई एक वर्ड का लेकिन प्रयोग होगा, दोनों नेगेटिव एक साथ यूज नहीं हो सकते। तो इसके अकॉर्डिंग बी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। और could hardly means that something was done with great difficulty or almost not at all. Could not hardly creates a double negative which can lead to confusion and is not grammatically correct. Okay, so हम लोग सिर्फ और सिर्फ could hardly वर्ड का प्रयोग करेंगे, नॉट को वहां से रिमूव कर देंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। आई इंसिस्टेड ऑन हिज गोइंग देयर इमीडिएटली। मैंने इंसिस्टेड ऑन मतलब जिद करी, किस चीज पे, ऑन हिज गोइंग, उसके जाने पर। तो यहाँ तक की सेंटेंस ठीक है, गोइंग जिरेंड हो गया यहाँ पर, उससे पहले हिज का प्रयोग हुआ है जो कि एक पजेसिव केस है। देयर मतलब वहां पर, और इमीडिएटली मतलब बिल्कुल अभी, है ना। सो आई इंसिस्टेड ऑन हिज गोइंग देयर इमीडिएटली। तो इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं होगा। ओके, सो आंसर शुड बी नो एरर। ओके, देयर प्लेस आ जाता है, इमीडिएटली यहाँ पर मैनर आ जाता है। अब मैंने आपको बताया था जब गोइंग मतलब वर्ब कौन सी वाली होगी, गो, कम, गो, अराइव, तो उस केस में हम पीएमटी को फॉलो करते हैं, ना कि एमपीटी को। तो यहाँ पर पीएमटी को फॉलो किया गया, ये भी बिल्कुल यहाँ पर सही होता है। अगर कम, गो, अराइव वाले वर्ब ना हो तो हम एमपीटी रूल का फॉलो करते हैं, बट यहाँ पर क्योंकि गो वर्ब का यूज किया गया है तो हम पीएमटी को ही फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो जाता है। ओके, सो आंसर विल बी नो एरर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। द हॉकी मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज मच एक्साइटिंग। अब हमें अच्छे से पता है कि जो भी मैच, चाहे वो हॉकी का हो या क्रिकेट का हो, अगर वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होता है तो वो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होता है। तो मच एक्साइटिंग ना यूज करके, एक्साइटिंग एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है और हम लोग वेरी का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ, जबकि पास्ट पार्टिसिपल के साथ हम लोग मच का प्रयोग करते हैं। ओके, सो यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो हम उसके साथ वेरी का प्रयोग करेंगे, ना कि मच का। ओके, सो यहाँ पर मच की जगह वेरी का प्रयोग करेंगे, तो सी पार्ट पे हमारे एरर हो जाएगा। ओके, सो वाज वेरी एक्साइटिंग। मच इज यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स टू इंडिकेट अ लार्ज अमाउंट और डिग्री। However, when describing excitement or intensity, very is the appropriate intensifier. Very exciting correctly expresses that the hockey match was full of excitement and intensity. Therefore, to convey the intended meaning that the match was thrilling and engaging, very exciting is the correct phrase to use. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पर। His father would rather die than to beg from door to door. अब देखिए फिर से वही बात आ जाती है, his father would rather die. Okay, rather के बाद हमने क्या यूज करा, die, then to beg from door to door. अब देखिए then के साथ हम यहाँ पर टू का प्रयोग नहीं करेंगे, रादर डाई देन बैग फ्रॉम डोर टू डोर, तो एरर हो जाता है हमारा सी पार्ट में। ओके, सो राइट बैग इन प्लेस ऑफ टू बैग। Okay, the correct sentence properly conveys that his father would prefer death over the act of begging from door to door. Next question, question number 20 पर आ जाते हैं। They can promise you an experience you won't never forget. अब देखिए won't का मतलब क्या होता है, will not. Okay, you will
नॉट नेवर फॉरगेट। अब क्या नॉट और नेवर एक साथ आ सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप कह सकते हैं यू विल नेवर फॉरगेट, तो नॉट को आपको यहाँ पर हटाना पड़ेगा, तो वोंट नेवर की जगह यू विल नेवर यूज होना चाहिए, तो सी पार्ट में एरर हो जाएगा। ओके, यू वोंट फॉरगेट और यू वुड नेवर फॉरगेट, इस तरह से यूज होना चाहिए। ओके, और या फिर विल नेवर फॉरगेट। ओके, यू विल नेवर फॉरगेट, तो ये हमारे पास यूज होना चाहिए। Okay, so won't never is double negative, which is grammatically incorrect. To express the idea of something that you will definitely remember, you should use either will never forget, indicating a strong assurance, or simply won't forget. Okay, would का नहीं use करना है, will का use करना है, indicating assurance without as much emphasis. Will never forget or won't forget convey the idea clearly without using a double negative. She finished almost reading the entire book in one sitting. अब देखिए, she finished, वो फिनिश कर चुकी है। क्या फिनिश कर चुकी है? ऑलमोस्ट रीडिंग द एंटायर बुक, और she finished reading almost the entire book. Okay, so यहाँ पर जो फ्रेज की गड़बड़ है वो किस में है? ऑलमोस्ट रीडिंग। रीडिंग हमारा वर्ब है, वर्ब पहले आना चाहिए, उसके बाद ऑलमोस्ट आना चाहिए। ओके, शी फिनिश्ड रीडिंग द एंटायर बुक, और शी फिनिश्ड रीडिंग ऑलमोस्ट द एंटायर बुक। ओके, सो यहाँ पर एरर होना चाहिए आपका, एरर होगा आपका ए पार्ट में, रिप्लेस फिनिश्ड ऑलमोस्ट विद ऑलमोस्ट फिनिश्ड। हम इसमें ऐसे भी यूज कर सकते हैं, शी ऑलमोस्ट फिनिश्ड रीडिंग द एंटायर बुक इन वन सिटिंग। अब देखिए, इसमें एक और चीज आ जाती है, अगर मैं ऑलमोस्ट रीडिंग को थोड़ा सा रिप्लेस करती हूँ तो ये एरर आपका दो पार्ट में बनता है, लेकिन हमको एरर एक ही पार्ट में दिखाना है, तो बेटर है कि हम फिनिश से पहले ऑलमोस्ट का प्रयोग कर ले, क्योंकि ऑलमोस्ट एक फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी एडवर्ब जो होता है वो हमेशा आपका जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद और मेन वर्ब से पहले आता है। यहाँ पर मेन वर्ब हमारा फिनिश्ड है, ऑलमोस्ट आपका फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी को आपको वो मेन वर्ब से पहले रखना है, तो ये सेंटेंस हो जाएगा शी ऑलमोस्ट फिनिश्ड रीडिंग द एंटायर बुक इन वन सीटिंग। ओके, सो आपका ए आंसर हो जाएगा। ऑलमोस्ट फिनिश्ड इज द करेक्ट ऑर्डर टू इंडिकेट दैट शी नियरली completed reading the entire book. This phrase correctly places the adverb almost before the verb finished, indicating the degree or extent to which she completed the action. She finished almost suggests that she finished almost something else, not the reading of the book. Therefore, to convey the intended meaning that she nearly completed reading the entire book in one sitting, almost finished is the correct phrase to use. अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। द न्यू प्रोजेक्ट इज टू बिग फॉर द ट्रेनिंग टू हैंडल ऑन हिज ओन। अब देखिए, जब हम टू और टू का प्रयोग करते हैं, टू बिग एंड TO2 हैंडल, तो यहाँ पर हम एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, जबकि यहाँ पर वर्ब का। और ये बात टू और टू का यूज दर्शाता है कि ये इस वजह से ये कार्य नहीं हो सकता। ओके, लेकिन यहाँ पर हमने लिखा है टू बिग। अब बिग एक एडजेक्टिव है, जिससे पहले हमने यहाँ पर TO2 का यूज किया, जो कि एक प्रपोजिशन है, जबकि एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए हमें एक एडवर्ब की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये वाला जो टू है वो यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, और जब ये गलत हो जाएगा तो जो हमारा एरर होना चाहिए वो कौन से पार्ट में होना चाहिए? कब? बी पार्ट में, क्योंकि बिग से पहले हम TO2 का नहीं बल्कि TOO2 का प्रयोग करेंगे, जो कि एक एडवर्ब है। यहाँ पर TO2 की जगह हमें TOO2 का प्रयोग करना है, जो कि एक एडवर्ब है। अब देखिए, इसका जब हम TOO2 का प्रयोग करेंगे तो उसका अर्थ होगा कि प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि ट्रेनी उसको अकेले हैंडल नहीं कर पा रहा है अपने आप से। ओके, सो एरर आपका बी पार्ट में हो जाएगा। TOO2 is used to indicate an excessive degree or extent. Too big means that the project is larger than what the trainee can manage. To is a preposition used before a verb, that is to handle, or as part of the infinitive, that is example to walk. In this context, too big is the correct phrase to convey that the project exceeds the trainee's capacity. Therefore, the correct form is too big, not too big. Okay. अब क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाते हैं। द मैनेजर हैज सेंट many reminders to Mr. Rao to repay the loan but has not received no reply. अब फिर से वही बात, भाई जब यहाँ पर भी has not received आ रहा है, यहाँ पर भी no reply आ रहा है, तो ये थोड़ा अजीब हो गया, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं has not received any reply, तो ये एरर हो जाएगा आपका सी पार्ट में। ओके, इट शुड बी has not received any reply, so answer should be C, has not received any reply but has received no reply. Okay, तो हम इन दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं, या तो has not received any reply और या फिर but has received no reply. Has not received no reply
contains double negative, not a no, which is grammatically incorrect. To express the idea that the manager has not received a response, you should use either has not received any reply, indicating no response at all, or has received no reply, emphasizing the absence of a reply. Okay, both any reply and no reply convey the correct meaning without using a double negative. Okay, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24. Beside the chairman, all the committee members were present at the shareholders meeting. अब देखिए beside का मतलब होता है बराबर में, जैसे मान लीजिए एक पेड़ है और पेड़ के बराबर में कोई व्यक्ति है ना, तो वो होता है beside. लेकिन besides हम कहते हैं कि इसके अतिरिक्त, जैसे मान लीजिए हमारे पास 5 पेन है, 1 2 3 4 5. अब मैं आपसे ये कह रही हूँ कि सिर्फ और सिर्फ जैसे मैंने आपसे कहा भाई ये वाले पेन के साथ साथ ये सब पेन भी रेड है ना, ये पेन तो रेड है, साथ में ये सारे पेन भी रेड है, तो ये होता है बिसाइड्स. मैं कह सकती हूँ बिसाइड्स दिस पेन, दीज पेन्स आर ऑल्सो रेड, और दीज पेन्स आर रेड टू, और दीज पेन्स आर रेड एज वेल. ओके, सो बिसाइड्स मतलब इसके अतिरिक्त या इसके साथ साथ, या जैसे हम बोलते हैं इन एडिशन टू. जबकि बिसाइड का मतलब होता है बराबर में, है ना, जैसे ही सिटिंग बिसाइड मी, या बराबर में द मैन इज स्टैंडिंग बिसाइड द ट्री. तो बिसाइड मतलब बराबर में. ओके, और बिसाइड्स का मतलब होता है इसके अतिरिक्त या इसके साथ साथ. तो यहाँ पर जिसकी रिक्वायरमेंट है, द चेयरमैन ऑल द कमिटी मेंबर्स वर प्रेजेंट, कि चेयरमैन के साथ साथ बाकी सारे कमिटी मेंबर्स भी प्रेजेंट थे या मौजूद थे उस शेयर होल्डर्स मीटिंग में, कि चेयरमैन के साथ साथ बाकी और सारे मेंबर्स भी प्रेजेंट थे शेयर होल्डर्स की मीटिंग में. अगर मैं लिखती हूँ बिसाइड द चेयरमैन, मतलब चेयरमैन के बराबर में और भी कमिटी मेंबर्स प्रेजेंट थे शेयर होल्डर्स की मीटिंग में, ये थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाएगा क्योंकि बराबर का कोई सेंस नहीं बैठता, बल्कि हम ये कहना चाहते हैं कि चेयरमैन के साथ साथ और भी कमिटी मेंबर्स प्रेजेंट थे. तो यहाँ पर बिसाइड वर्ड की जगह हम लोगों को बिसाइड्स का प्रयोग करना है. ए पार्ट में एरर हो जाएगा, ए पार्ट में, जिसमें बिसाइड की जगह बिसाइड्स का प्रयोग होना चाहिए. बिसाइड्स मीन इन एडिशन टू और अपार्ट फ्रॉम. बिसाइड मीन्स नेक्स्ट टू और अलोंग साइड. दोस्तों एक वर्ड और होता है एक्सेप्ट. एक्सेप्ट का मतलब होता है इसे छोड़कर, है ना, जबकि बिसाइड्स का मतलब होता है इसको भी इंक्लूड करके और बाकी को भी साथ साथ, है ना, इसके साथ साथ. In this context, the intended meaning is to indicate that in addition to chairman, all the committee members were present. Therefore, the correct word to use here is besides, not beside. Okay? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25. The club has lost a lot of businesses because of poor maintained facilities. Okay, the club has lost a lot of business. जो क्लब है उसने बहुत सारा बिजनेस को अपने लॉस कर दिया, मतलब बहुत ज्यादा उसने लॉस उठाया किसमें, बिजनेस में, बिकॉज ऑफ पुअर मेंटेन्ड फैसिलिटीज. अब फिर से वही आ जाता है, फैसिलिटीज नाउन है, मेंटेन्ड आपका एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला, नाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड एडजेक्टिव हो गया, ये पार्टिसिपल एक तरह से, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला वर्ड होना चाहिए एडवर्ब. तो ये पुअर की जगह पुअरली मेंटेन्ड फैसिलिटीज होगा. ओके, तो यहाँ पर वर्ड हो जाता है पुअर, गलत हो जाएगा. पुअर की जगह हम लोगों को पुअरली का प्रयोग करना है, कि बुरी तरह से मेंटेन हुई हुई, जो मतलब बिल्कुल बेकार तरीके से मेंटेन हुई हुई जो फैसिलिटीज हैं, उनकी वजह से क्लब ने अपने बहुत ज्यादा लॉस उसको झेलना पड़ा बिजनेस में. सो यहाँ पर जो एरर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी पार्ट में. ओके, because of poorly should come in place of poor maintained. Poorly maintained is the correct adjective phrase to describe facilities. Adjective phrase इसलिए कहा जाता है जिस वर्ड में एक adjective के साथ किसी adverb का प्रयोग किया गया हो और वो adjective को qualify कर रहा है, तो उसको हम adjective phrase कहते हैं. ठीक है, facilities that have not been kept in good condition. Poor maintained is not grammatically correct. Instead, the adverb poorly should be used to modify the adjective maintained. The phrase poorly maintained correctly conveys the idea that the facilities are not well taken care of, which has resulted in the loss of business for the club. Okay, चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26 पर. The village has electricity today only because of the efforts of a few dedicated engineers. जो विलेज है मतलब गांव है, उसके पास इलेक्ट्रिसिटी है आज सिर्फ किसकी वजह से, उन तमाम जो थोड़े से डेडिकेटेड इंजीनियर्स हैं उनके जो एफर्ट्स थे, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से. अब देखिए एक एक करके इसका पार्ट देख लेते हैं. द विलेज हैज इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ तक कोई भी एरर नहीं है. विलेज है, एक सब्जेक्ट है, हैज सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया, और उनके पास क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, जो कि ऑब्जेक्ट है. टुडे ओनली बिकॉज, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ अ फ्यू डेडिकेटेड इंजीनियर्स. तो इस सेंटेंस में कहीं कोई त्रुटि नहीं है, कोई एरर नहीं है, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, दैट इज नो एरर.
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 27. द कॉस्ट ऑफ द न्यू मशीन इज लाइकली टू बी सो हाई एज 10 टाइम्स द एग्जिस्टिंग वंस. जो कॉस्ट है किसकी, न्यू मशीन की, वो दिखती है, ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा हाई है. कितनी हाई है, सो हाई एज 10 टाइम्स द एग्जिस्टिंग वंस, जितनी एग्जिस्टिंग वन है उससे 10 गुना अधिक है ना. तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, यहाँ पर सो हाई एज की जगह हम एज हाई एज का प्रयोग करते हैं. पॉजिटिव में हम एज और एज का फ्रेज यूज करते हैं, जबकि नेगेटिव में हम सो और एज का प्रयोग करते हैं. ओके, तो क्योंकि ये पॉजिटिव है तो हमें एज और एज का प्रयोग करना है, ना कि सो और एज का. तो एरर हो जाएगा बी पार्ट में, यहाँ पर होना चाहिए एज हाई एज. ओके, इतनी ज्यादा है जितनी की 10 टाइम, मतलब जैसे एक मशीन है एक्स और एक है वाई, ये एक्स न्यू मशीन है और वाई पुरानी है, तो पुरानी की 10 टाइम्स ज्यादा उसकी कॉस्ट है. ओके, मतलब एक्स की जो कॉस्ट है वो कम से कम वाई मशीन की 10 गुना ज्यादा है. ओके, सो यहाँ पर एज हाई एज का प्रयोग होगा. द करेक्ट कंपैरेटिव स्ट्रक्चर इज एज प्लस एडजेक्टिव और एडवर्ब देन एज व्हेन कंपेयरिंग टू थिंग्स ऑफ द सेम क्वालिटी और एक्सटेंट. In this case, as high as is used to compare the cost of new machine to the cost of the existing ones. Okay, so high as is not the correct comparative structure. So and as can be used only in the negative sense or when the sentence is negative. But here the sentence is positive. Therefore, we need to write as and as phrase, not so and as. Okay. चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28 पे. प्रोग्रेस इज इम्पॉसिबल विदाउट चेंज and those who cannot change their minds cannot change nothing. अब फिर से वही cannot and nothing एक साथ, not और not एक साथ नहीं आ सकता. हम यहाँ पर cannot change anything का प्रयोग करेंगे. ओके, सो ये जो एरर हो जाता है आपका वो हो जाता है सी पार्ट में. यहाँ पर cannot nothing की जगह cannot change anything होना चाहिए. ओके, so cannot change anything should come over here. Cannot change nothing is double negative which cancels each other out and becomes grammatically incorrect. The correct expression should be cannot change anything. Cannot change anything means that those who are unable to change their minds are unable to achieve any change or progress. ओके, जो अपने माइंड को चेंज नहीं करना चाहते उन्हें कभी भी कोई वो कभी भी किसी भी चेंज को या प्रोग्रेस को अचीव नहीं कर सकते. देयरफॉर टू मेंटेन क्लैरिटी एंड करेक्टनेस इन द सेंटेंस, कैन नॉट चेंज एनीथिंग इज द एप्रोप्रिएट फ्रेज टू यूज. चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 29. He walked as faster as he could so that he would not miss the train to work. अब जब भी हम as और as फ्रेज को प्रयोग करते हैं तो इसके बाद हम सिर्फ पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का ही प्रयोग करते हैं. ओके, इट शुड बी पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. ओके, और ही वॉक्ड, वह चलता है, as fast as he could, जितना की तेज वह चल सकता है. तो यहाँ पर as faster की जगह हम लोग fast का प्रयोग करेंगे. एरर हो जाएगा आपका ए पार्ट में. Okay, so it should be as fast as. As fast as is the correct comparative structure to indicate the maximum speed at which he can walk. As faster as is grammatically incorrect and should be it should be as fast as to properly compare the speed of his walking. The phrase as fast as he could means that he walked at his maximum speed. Okay, therefore to convey the intended meaning that he walked quickly in order not to miss the train, as fast as is the correct phrase to use, because after as we can only have positive degree of adjective, not the comparative degree of adjective. Okay, चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30. Gotham did not care so many about anything else as much as he cared for his dog. गौतम ने किसी और चीज के बारे में कभी इतनी केयर नहीं की जितनी की उसने अपने डॉग की केयर की है. अब देखिए, so many did not care so many. अब यहाँ पर वो केयर की बात कर रहे हैं. ठीक है, केयर so many, many नहीं होगा, many न्यूमरल हो जाता है, जबकि यहाँ पर अनकाउंटेबल थिंग की बात हो रही है. केयर अनकाउंटेबल है तो यहाँ पर हम मच का प्रयोग करेंगे. So did not care so much about anything else as much as he cared for his dog. Okay, so error हो जाता है आपका बी पार्ट में. many एक एडजेक्टिव है जो कि आपका काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज हो सकता है, जैसे many stars, many people, many boys, many girls, etc. So much about. So much is the correct phrase to indicate the extent or degree of caring about something. In this case, caring is an uncountable action. So much is appropriate over here. Therefore, to convey the intended meaning that Gotham cared deeply about his dog compared to anything else, so much about is the correct phrase to use. Next question पे आ जाते हैं, that is question number 31.
Veena wanted to become a surgeon and worked very hardly to achieve this. Okay. वीना बनना चाहती थी। क्या बनना चाहती थी? वीना एक बहुत बड़ी सर्जन बनना चाहती थी, इसलिए उसने बहुत मेहनत की इस सफलता को पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए या इसको अचीव करने के लिए। फिर से वही आ जाता है, वर्कड वेरी हार्ड होगा ना कि हार्डली, और ये बात मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ कि हार्डली वर्ड का मतलब होता है, एक नेगेटिव वर्ड है हार्डली, जिसका मतलब होता है मुश्किल से, मतलब ना के बराबर। जबकि उसने बहुत ज्यादा मेहनत की, क्योंकि एक सर्जन बनने के लिए ऑब्वियसली शी मस्ट रिक्वायर अ लॉट ऑफ एफर्ट, और इसलिए उसने बहुत ज्यादा मेहनत की ताकि वो एक अच्छी सर्जन बन सके या एक सर्जन बन सके। ओके, सो यहाँ पर जो एरर होगा वो क्या हो जाएगा? आपका बी पार्ट में हो जाएगा। ओके, वर्कड वेरी हार्ड is the correct phrase to indicate putting in a lot of effort or diligence towards achieving a goal. Worked very hardly is incorrect because hardly means scarcely or barely, which is the opposite of what is intended here. The adverb hard modifies the verb worked to describe the intensity or effort Veena put into achieving her goal of becoming a surgeon. Therefore, to accurately convey that Veena worked with great efforts towards her goal, worked very hard is the correct expression to use. Okay. चलिए अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 32 पर। As soon so he came home, he showered and got ready to go out again. अब देखिए as soon so, हम लोग as soon as का प्रयोग कर सकते हैं, ना कि as soon so का। तो यहाँ पर ए पार्ट में एरर हो जाएगा। ओके, as soon as मतलब जैसे ही। As soon as is a conjunction that means immediately after or at the same time that. Okay, जैसे हम कहते हैं ना, जैसे ही ऐसा हुआ तो ऐसा हो गया। जैसे ही मैंने सुना, मैंने उसको बताया। ठीक है, तो as soon as मतलब जैसे ही, at the same time. It is used to connect the two clauses in the sentence, indicating the sequence of events. As so is grammatically incorrect and does not convey the intended meaning. Therefore, to correctly express that immediately after he came home, he showered and got ready to go out again, the correct phrase is as soon as. Next question पे आ जाते हैं, question number 33. Since this foreign bank has not performed very good, this year it will not be setting up any new branch. क्योंकि फॉरेन बैंक ने इस साल कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। अब भाई देखिए, यहाँ पर लिखा है फॉरेन बैंक हैज नॉट परफॉर्म्ड। परफॉर्म्ड एक वर्ब हो जाता है। वर्ब को क्वालिफाई करने वाला वर्ड एक एडवर्ब होता है, ना कि एडजेक्टिव। जैसे यदि मैं यूज करूं गुड, तो गुड एक एडजेक्टिव है। जैसे मैं लोग बोल सकती हूँ गुड मैन, गुड बॉय, गुड टीचर, गुड गर्ल, है ना, गुड गर्ल, गुड टीचर। मतलब ये है कि एक एडजेक्टिव है गुड, और इसके बाद हम एक नाउन का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो, गुड मैन, गुड बॉय, गुड गर्ल, गुड वुमेन, गुड टीचर, एटसेट्रा। लेकिन यदि मैं किसी वर्ब को क्वालिफाई करूंगी, तो वर्ब को क्वालिफाई करने वाला वर्ड एक एडवर्ब होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ डांस्ड, ओके, शी डांस्ड वेरी वेल। ओके, परफॉर्म्ड, परफॉर्म एक वर्ब हो गया, है ना, तो परफॉर्म के साथ हम वेल का प्रयोग कर सकते हैं, परफॉर्म गुड नहीं यूज करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से शी टीचर्स, है ना, जैसे सपोज करो आप मेरी तारीफ करने लगे कभी, है ना, ये खैर मैं ऐसे ही कहूंगी, शी टीचर्स, तो शी टीचर्स के साथ आप क्या यूज करेंगे? गुड की वेल। बताइए जल्द से, आप क्या यूज करेंगे? शी टीचर्स वेल, है ना, आप शी टीचर्स वेल का प्रयोग करेंगे, गुड का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी जो आप करना चाहें। बाकी हम शी टीचर्स वेल का प्रयोग करते हैं, ना कि शी टीचर्स गुड का। ओके, वेल, इस सेंटेंस में जो आपका एरर होगा वो आपका हो जाएगा बी पार्ट में, क्योंकि हम लोग परफॉर्म्ड एक वर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एक एडवर्ब का प्रयोग करेंगे, ना कि एडजेक्टिव का। तो गुड की जगह हम लोग वेल का प्रयोग करेंगे। ओके, तो आ जाते हैं सॉल्यूशन पे। performed very well should be used. Perform very well is the correct phrase to describe how a bank or entity has done in terms of performance. Performed very good is grammatically incorrect. The adjective good should be replaced with adverb well to modify the verb performed. Okay, एक verb को qualify करने के लिए we need an adverb, not the adjective. Adverbs modify verbs to describe how an action is done, whereas adjectives modify nouns to describe their qualities. Okay, therefore, to convey the intended meaning that the foreign bank did not have a good performance this year, performed very well is the appropriate phrase to use over here. Okay. Now, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। The final decision can be taken only after we consider all the panel suggestions. Okay. अब देखिए, the final decision, ये बिल्कुल ठीक है यहाँ तक, can be taken only after we consider all the panel suggestions, ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी एरर नहीं होगा, so the answer will be no error.
क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाते हैं. इफ हिज एम इज टू बाय अ हाउस इन द नेक्स्ट 3 years, he should start immediate saving. अगर उसका लक्ष्य है कि अगले 3 सालों में अपना घर खरीद लेना, तो उसको अभी से सेविंग शुरू कर देनी चाहिए. तो इमीडिएटली मतलब एकदम. ओके, सो इमीडिएट सेविंग की जगह हम लोग सेविंग इमीडिएटली का प्रयोग करेंगे. पहले वर्ब फिर एडवर्ब. ओके, क्योंकि एडवर्ब जनरली उस वर्ब के बाद आता है जिसको कि वो मॉडिफाई करता है. इमीडिएटली एक मैनर है जो वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद आएगा. तो यहाँ पर होना चाहिए ही शुड स्टार्ट सेविंग इमीडिएटली. ओके, सो एरर हो जाएगा आपका सी पार्ट में. इट शुड बी सेविंग इमीडिएटली. Saving immediately or saving right away indicates that he should start the process of saving money without delay. Immediate saving is incorrect because immediate is an adjective and it needs to modify the noun saving with an adverb form. Therefore, to convey the idea that he needs to begin saving money right now to achieve his goal of buying house in the next 3 years, he should use saving immediately or immediately saving. Okay, but the phrase saving immediately is appropriate according to the sequence of the adverbs. Now, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे. How can we open these branches on time if we have not yet obtained the licenses? अगर हमें अभी तक लाइसेंसेस नहीं मिले हैं तो हम कैसे ब्रांचेस को ओपन कर सकते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें कोई भी एरर नहीं होगा. नो एरर एट ऑल. देखिए, हाउ कैन वी ओपन, ये भी सही है. These branches on time if we have not yet obtained the licenses. अगर हमें अब तक लाइसेंसेस नहीं मिले हैं, yet वर्ड का प्रयोग हुआ है, have not का प्रयोग किया गया जो कि आपके परफेक्ट सेंटेंस को बताता है, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस को. तो यहाँ पर ओवरऑल सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा नो एरर. अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर. व्हेन ही फाउंड आउट दैट द गर्ल हैड एस्केप्ड, he was absolute irritated and furious. अब देखिए, वह बहुत ज्यादा इरिटेट और फ्यूरियस हो गया, तो यहाँ पर एब्सोल्यूट की जगह एब्सोल्यूटली वर्ड का प्रयोग करेंगे. ओके, सो एरर हो जाएगा आपका बी पार्ट में. आंसर इज बी, he was absolutely. Absolutely is the correct adverb to use to modify the adjective irritated and indicate the intensity of his feeling. Irritated and furious ये दोनों adjective है और adjective को qualify करने वाला word एक adverb होता है, ना कि एक adjective. That is why हमको यहाँ पर एक adverb की requirement है, because हमें उसकी intensity बतानी है कि वो किस हद तक परेशान हो गया और किस हद तक उसे गुस्सा आया. ओके, सो यहाँ पर फ्यूरियस उसके गुस्से आने की और उसको परेशान होने की इंटेंसिटी को दर्शाएगा वर्ड एब्सोल्युटली. Absolute is an adjective and does not correctly modify the following adjectives, that is irritated and furious. Therefore, to convey that he was extremely irritated and furious upon finding out the girl had escaped, absolutely is the appropriate adverb to be used. Okay, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे. The trainer advised his work the trainer revised his work thorough so that no one could find fault with it. अब देखिए, revised एक verb है, his work object हो जाएगा, the trainer subject है. मैंने आपको बताया कि verb को qualify करने के लिए हमें adverb की requirement होती है, thorough मतलब पूरी तरह से, लेकिन thorough एक adjective है, हमको adverb की requirement है, तो यहाँ पर thoroughly का प्रयोग होना चाहिए. B में error हो जाएगा, thorough की जगह thoroughly का प्रयोग करेंगे. Okay, so his work thoroughly, इसका जो प्रोनाउंसिएशन रहता है वो thoroughly होता है. Okay, thoroughly is an adverb that means in a thorough manner or completely. Thorough is an adjective that describes something done with great care and completeness, but it does not modify the verb revised correctly in this context. In the sentence, we need an adverb to describe how the trainer revised his work, meaning completely without thoroughness. Therefore, to correctly modify the verb revised, the adverb thoroughly should be used instead of the adjective thorough. Okay, now let us move to the next one, that is question number 39. Given that there was so less time, I thought the students had done a good job. Okay, अब देखिए, यहाँ पर given that there was so less time, ऐसा दिया गया है कि जो टाइम है वो बेहद कम है. I thought the students had done a good job. जैसे कि कंडीशन रखी गई थी कि टाइम बहुत कम था, मुझे लगता है कि जो बच्चे हैं उन्होंने बहुत अच्छी जॉब की है, मतलब इतने कम टाइम में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है. जॉब का मतलब ये नहीं कि कोई जॉब करी है, बट उन्होंने जो काम किया वो बहुत अच्छा करा है. गुड जॉब एक फ्रेज होता है, कहते हैं ना बहुत अच्छा काम आपने किया, तो इतने कम समय में बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है, तो इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं होगा. सो द आंसर इज नो एरर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 40. The passage is more difficult that I am unable to
comprehend it. अब देखिए, the passage is more difficult that, पैसेज अधिक डिफिकल्ट था, दैट आई एम अनेबल टू कॉम्प्रीहेंड इट। अब देखिए यहाँ पर हम मोर डिफिकल्ट की जगह कर सकते थे पैसेज इज मोर सो डिफिकल्ट दैट। ओके, मोर डिफिकल्ट की जगह सो डिफिकल्ट दैट। मोर डिफिकल्ट तो कंपैरिजन को शो करता है, यहाँ तो कंपैरिजन किसी से हो ही नहीं रहा है, दो पैसेज को थोड़ी ना कंपेयर किया जा रहा है। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो पैसेज था, जैसे पैसेज होता है ना, वो इतना ज्यादा मुश्किल था कि मैं उसको समझ नहीं पाई। कॉम्प्रीहेंड मतलब समझना। ओके, सो पैसेज इतना ज्यादा मुश्किल था कि मैं उसको नहीं समझ पाई। तो यहाँ पर मोर की जगह सो वर्ड का प्रयोग करेंगे, बी पार्ट में एरर हो जाएगा। ओके, इट शुड बी सो डिफिकल्ट। सो डिफिकल्ट इज द करेक्ट फ्रेज टू इंडिकेट द डिग्री ऑफ डिफिकल्टी। मोर डिफिकल्ट इज अ कंपैरेटिव एंड सजेस्ट एन इंक्रीज इन डिफिकल्टी कंपेयर टू समथिंग एल्स। बट यहाँ पर हम किसी और से कंपेयर इसको नहीं कर रहे हैं, कंपेयर टू समथिंग एल्स ऐसा हम किसी से भी कंपेयर नहीं कर रहे हैं। दी स्ट्रक्चर so that is used to express a consequence or result of something. Therefore, to convey the passage is very difficult. Passage मतलब जैसे unseen passage होते हैं ना, इस तरह से difficult to comprehend. The correct phrase to use is so difficult, followed by a clause indicating that the consequence and the consequences I'm unable to comprehend it. कि वो जो passage था वो इतना ज्यादा मुश्किल था कि मैं उसको समझ नहीं पाई। Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 41। अ मैन वाज स्लीपिंग एट नाइट इन हिज केबिन दैट सडनली हिज रूम फिल्ड विद लाइट। एक आदमी अपने कमरे में सो रहा था, अपने केबिन में सो रहा था रात में, जब अचानक से उसके कमरे में लाइट आ गई, है ना। मतलब किसी ने लाइट ऑन कर दी और लाइट आ गई। तो अ मैन वाज स्लीपिंग एट नाइट इन हिज केबिन। अब देखिए, इन हिज केबिन प्लेस हो जाता है, नाइट टाइम हो जाता है। ओके, दैट सडनली हिज रूम फिल्ड विद लाइट। सो यहाँ पर जो एरर हो जाएगा आपका वो किस में हो जाएगा, अ मैन वाज स्लीपिंग इन हिज केबिन एट नाइट। अब यहाँ पर तो देखिए एक प्लेस का और टाइम का रोल है, दैट सडनली। सो यहाँ पर जो आपका एरर हो जाएगा वो आपका बी पार्ट में होगा। यहाँ पर दैट की जगह व्हेन का प्रयोग करेंगे। व्हेन सडनली is the correct phrase to indicate that abruptness or unexpected nature of the event, the room filled with light. देखिए वह तो अचानक, वह तो आराम से सो रहा था, जब एकदम से किसी ने लाइट ऑन कर दी। ओके, या जब एकदम से लाइट पूरे कमरे में आ गई, तो ये एक ऑकवर्ड सी सिचुएशन थी। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दैट की जगह व्हेन का प्रयोग हम लोग करेंगे। एक और बात दोस्तों, जो हमारे पास आ रहा है, जैसे अ मैन वाज स्लीपिंग एट नाइट इन हिज केबिन। ओके, अब ये हो सकता है कि टी और पी मतलब प्लेस और टाइम का एक एरर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमें एक ही पार्ट में एरर देखना है तो हम इसको इग्नोर करके हम एरर देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हेन सडनली हिज रूम फिल्ड विद लाइट। ओके, जब अचानक से उसके रूम की लाइट जल पड़ी, तो यहाँ पर दैट की जगह हम लोग व्हेन का प्रयोग करेंगे क्योंकि दैट यहाँ पर सुटेबल नहीं है। ओके, सो व्हेन का आपको यहाँ पर यूज करना है, तो ये एरर हो जाएगा आपका बी पार्ट में। ओके, एंड टाइम और प्लेस का एरर हम यहाँ पर नहीं देखेंगे। ओके, क्योंकि इन हिज केबिन उन्होंने एम्फसाइज के लिए भी वहां पर लिखा हुआ है। Okay, so when it's used to introduce a subordinate clause that expresses the time or occasion when something happens suddenly. That suddenly is not grammatically correct in this context because that typically introduces a relative clause that provides more information about a noun or pronoun. Therefore, to correctly indicate the sequence of events, the man was sleeping, then suddenly his room filled with light, but then की जगह when का प्रयोग होगा, when suddenly is the appropriate phrase to use. Now, question number 42. Farmers can easily get loans under the Kisan Credit Card Scheme, which was launched by RBI. अब देखिए, the farmers can easy get loans. अब get एक verb है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं get loans easily, है ना। तो जो error हो जाएगा आपका वो a part पे होगा, easy की जगह हमें easily का प्रयोग करना है, can easily get loans. Okay, so यहाँ पर जो error होगा वो easily आएगा. So easily is the correct adverb to modify the verb get, indicating how farmers can obtain loans under the scheme. Easy is an adjective and cannot modify the verb get directly. It describes a noun or pronoun. Therefore, to convey that farmers can acquire loans without difficulty under Kisan Credit Card Scheme, easily is the appropriate adverb to use. चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। By so early as next year, that leading investment bank has plans to open an office in New Delhi.
बाय सो अर्ली एज। अब देखिए पहली बात तो यही फ्रेज अलग हो जाता है कि सो अर्ली एज एक साथ नहीं आ सकता, जैसे मैंने आपको बताया कि सो अर्ली और एज नहीं आ सकता। हम ऐसे लिख सकते हैं बाय earlier next year or early next year or by early next year. Okay, so early एक साथ नहीं आना चाहिए, a part में error हो जाएगा. Okay, error is in a part. By early next year should come over here. By early next year is the correct phrase to indicate that the time frame by which the leading investment bank plans to open an office. So early as next year, this is not grammatically correct. The correct phrase should be early next year or by early next year to convey the intended meaning of the relatively soon time frame. Therefore, by early next year is the appropriate expression to use to convey that the investment bank plans to open an office in New Delhi relatively soon. Next question पे आ जाता है question number 44. Many multinational companies have not been as successful in India than we expected. अब देखिए as आ रहा है तो हम as we expected का ही प्रयोग करेंगे, error हो जाएगा आपका C part में. Okay, so as we expected का प्रयोग करेंगे. The comparative structure as and as is used to compare two things of the same quality or extent. मतलब एक positive degree को हम यहाँ पर लेकर आते हैं. As we expected indicates that the comparison between the actual level of success and our expectations. मतलब जितनी सक्सेस हमने पाई वो बिल्कुल उतनी ही है जितनी की हमको उम्मीद थी. Then is used in comparisons where one thing is superior or another thing is inferior to another. Okay, but in this context we are comparing the success level of our expectations, which requires the structure as and as. Therefore, to correctly convey the comparison that the company's success levels did not meet our expectations as we expected is the correct phrase to use. Mostly of the newly recruited officers have no experience in the banking sector. Mostly of the mostly की जगह हम लोग most of the newly recruited officers का प्रयोग करेंगे, तो A part में error हो जाएगा. Okay, so it should be most of the is the correct phrase to indicate a majority or the greatest part of something. Mostly is an adverb that means mainly or greatly, and it does not fit grammatically in the context where we are talking about a majority of a specific group. Okay, therefore, to correctly indicate the majority of the newly recruited officers have no experience in the banking sector, it should be most of the, not mostly of the. Okay, now let us move to the question number 46. This machine looks good, but it is very badly designed and does not work good. अब देखिए फिर से वर्क आ रहा है, वर्क एक वर्ब हो गया और वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए वी नीड एन एडवर्ब नॉट एडजेक्टिव. तो गुड की जगह हम लोग एडवर्ब का प्रयोग करेंगे जो कि है वेल. ओके, नॉट गुड. सो यहाँ पर वेल गुड की जगह वेल का हम लोग प्रयोग करेंगे, तो एरर हो जाएगा सी पार्ट में. Okay, C part does not work well. The error is in part C of the sentence, and does not work good should be replaced with and does not work well. The work good is an adjective, whereas well is an adverb. Adjectives describe nouns, in this case work, while adverbs describe verbs, how something is done. In the context of the sentence, work is a verb describing the action of the machine functioning or operating. Therefore, to modify the verb work, we need an adverb which is well, not good. Okay, so the corrected sentence would be this machine looks good but is very badly designed and does not work well. Okay, now question number 47. He ran so fastly that he reached the destination in just 2 minutes. मैंने आपको पहले भी बताया था कि fast एक as it is एक adverb भी और adjective भी है. हम fastly word का कहीं प्रयोग नहीं करते. Fastly word does not exist. तो ये जो word है fastly, this is incorrect. Fastly नाम का word दुनिया में कहीं होता ही नहीं है किसी भी डिक्शनरी में. तो A हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. He ran so fast. Fast is already an adverb, so there is no need to add ly to form it fastly. Fast functions both as an adjective and an adverb. Therefore, the correct phrase is so fast to describe the speed at which he ran. Fastly is not a standard adverb form. The correct adverbial form of fast is simply fast. Hence, the corrected sentence uses so fast, which is grammatically accurate and conveys the intended meaning of running quickly. Next question पे आ जाता है question number 48. After toiling very hard over a long period, he found he had hardly made no profit at all. अब
फिर से वही हार्डली मेड नो प्रॉफिट, ये गलत हो जाएगा, हार्डली मेड एनी प्रॉफिट। ओके, सो एरर हो जाएगा आपका सी पार्ट में। ओके, अगर आप देखेंगे आफ्टर टॉयलिंग वेरी हार्ड, टॉयलिंग मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ही फाउंड ही हैड हार्डली, हार्डली एक नेगेटिव वर्ड है, उसने पाया कि उसने अभी तक कोई भी प्रॉफिट, कोई खास प्रॉफिट नहीं बनाया है। तो हैड हार्डली मेड नो प्रॉफिट, तो नो और हार्डली एक साथ नहीं आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए ही हैड हार्डली मेड एनी प्रॉफिट एट ऑल। यस, तो एरर हो जाएगा आपका सी पार्ट में, ही फाउंड ही हैड हार्डली मेड एनी प्रॉफिट एट ऑल। ओके, he found he had hardly made any profit at all और he had made no profit at all, इस तरह से हमको यूज करना है। ठीक है, आप इसमें at all को भी हटा सकते हैं, he hardly made any profit, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं he had made no profit at all। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। वी आर कॉन्फिडेंट इनफ टू अर्न आवर लाइवलीहुड बाय टॉयलिंग हार्ड। अब टॉयलिंग हार्ड मतलब मेहनत से, वी आर कॉन्फिडेंट हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं, वी आर कॉन्फिडेंट इनफ हम काफी कॉन्फिडेंट हैं, टू अर्न आवर लाइवलीहुड बाय टॉयलिंग हार्ड, टॉयलिंग हार्ड मीन्स मेहनत से, तो इसमें कोई भी एरर नहीं होगा, दैट इज नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। ही इज श्योर टू सक्सीड बिकॉज ही इज यूज टू वर्क वेरी हार्डली। अब फिर से वही हार्डली वर्ड नहीं होगा, हार्ड वर्ड होना चाहिए, और ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। ओके, मेहनत से, तो यहाँ पर वर्क के साथ हम हार्ड का प्रयोग करेंगे, ही इज यूज टू वर्क वेरी हार्ड। ओके, और ही इज यूज टू वर्किंग वेरी हार्ड हो जाएगा। ओके, यहाँ पर भी हम लोग वर्क की जगह वर्किंग वेरी हार्ड लिखेंगे। ओके, यूज टू के बाद हम लोग वर्किंग का प्रयोग करते हैं। ओके, जैसे यहाँ पर आपने लिखा है द करेक्ट फ्रेज इज टू बी यूज टू वर्किंग वेरी हार्ड। ओके, जब भी हम यूज टू का प्रयोग करते हैं तो यूज टू के बाद हम वर्किंग का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, यूज टू से पहले भी अगर एक हेल्पिंग वर्ब है तो उसके बाद आप वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज टू है तो आप उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और सब्जेक्ट के बाद यदि पहले एक हेल्पिंग वर्ब है फिर यूज टू है, तो इस केस में यूज टू एक एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, और इसके बाद हम वर्ब विद आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस होता है। द फ्रेज यूज्ड टू फॉलोड बाय अ वर्ब should be followed by the gerund form ing form of the verb, not the adverb hardly. Okay, used to means accustomed to or familiar with something, and it is typically followed by a gerund to indicate that the action someone is accustomed to doing. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। द सिटी पीपल स्टेड फियरलेसली डिस्पाइट द रूमर ऑफ टेररिस्ट अटैक इन द एरिया। सो सिटी पीपल मतलब जो सिटी के लोग हैं, स्टेड फियरलेसली, वो ऐसे ही दृढ़ता से, मतलब पूरे बिना डर के निडरता से वो लोग रहे, भले ही कितनी रूमर होती रही, कितनी अफवाहें उड़ती रही कि टेररिस्ट अटैक होने वाला है इस एरिया में, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल बिना डरे एकदम डटे रहे। ओके, सो स्टेड एक वर्ब हो जाता है जिसको क्वालिफाई करने के लिए हमें फियरलेसली वर्ब की रिक्वायरमेंट है, तो इसमें भी कोई एरर नहीं होगा, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 52 पे आ जाते हैं। द कस्टमर स्कार्सली हैड नो मनी टू पे टू द कैशियर एट द कैश काउंटर। अब देखिए, स्कार्सली और नो एक साथ नहीं आ सकते, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं द कस्टमर हैड स्कार्सली एनी मनी। ओके, सो नो मनी का हम प्रयोग नहीं कर सकते, बी पार्ट में एरर होगा, नो की जगह हमें एनी का प्रयोग करना है। ओके, एनी मनी टू पे। The phrase scarcely had no money is a double negative, which is grammatically incorrect. The word scarcely already implies a small amount or almost not at all. Therefore, the correct phrase should use any money instead of no money. जैसे हमने hardly के साथ पढ़ा था कि hardly के बाद no word का प्रयोग नहीं होगा, ठीक उसी तरह से scarcely भी एक negative word है जिसके साथ हम कई भी negative word का प्रयोग नहीं कर सकते। No sooner, hardly, scarcely, barely, सेल्डम, नेवर, ये सारे हमारे नेगेटिव एडवर्ब्स होते हैं, इसलिए हम इनके साथ कोई भी नेगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं करते। मोरोवर, हम इनके साथ रूल ऑफ इन्वर्जन अप्लाई करते हैं, जैसा कि हमने पहले भी कवर किया हुआ है। Okay, so the correct sentence will be the customer scarcely had any money to pay to the cashier at the cash counter. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। द बज एट द पार्टी वाज दैट अ फेमस फिल्म स्टार एंड द पॉलिटिशियन वुड प्रोबेबल ड्रॉप फॉर अ व्हाइल। सो प्रोबेबल की जगह हम लोग प्रोबेबली का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर एडवर्ब की रिक्वायरमेंट है, ना कि एडजेक्टिव की, तो एरर हो जाएगा सी पार्ट में। द करेक्ट वर्ड टू बी यूज्ड हियर इज प्रोबेबली,
Probably versus probable. Probably is an adverb that means likely or likelihood. मतलब ऐसा होने वाला है, लगभग ऐसा होने वाला है. It is used to indicate a high probability or possibility or likelihood of something happening. On the other hand, probable is an adjective that means likely to happen or to be true. Usage in this context of the sentence, we need the adverb probably to modify the verb phrase would drop by. Okay. This correctly indicates the likelihood or expectation that the film star and politician might attend the party. Next question is 54. Rohan was leading a happy and leisurely life after his retirement from service. अब देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है उसमें लिखा है रोहन was leading. यहाँ तक कोई एरर नहीं है. A happy and leisurely life मतलब एक बिल्कुल खुशी भरी और एक बिल्कुल एक कहता है ना leisurely मतलब जिसके पास सब कुछ है, एक बिल्कुल leisure luxurious life वो जी रहा है. ओके, आफ्टर हिज रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस, अपने रिटायरमेंट के बाद, अपनी सर्विस से रिटायरमेंट के बाद. तो इसमें कोई भी एरर नहीं होगा, तो सेंटेंस कंटेन्स नो एरर, सो द आंसर शुड बी डी, दैट इज नो एरर. अब आ जाते हैं 55 क्वेश्चन नंबर पे. ही रेड वाइडली, उसने बहुत ज्यादा पढ़ा. थॉट हार्डली, बहुत मुश्किल से सोचा. लिसन टू दोज हु हैड समथिंग टू कंट्रीब्यूट, और सिर्फ उन लोगों की सुनी जिनके पास कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए था, वरना नहीं. तो यहाँ पर थॉट हार्डली की जगह हम लोग थॉट डीपली का प्रयोग कर सकते हैं, थॉट हार्ड का प्रयोग कर सकते हैं. हार्डली एक नेगेटिव वर्ड हो जाएगा. अब उसने कुछ सोचा है तो ऑब्वियसली कुछ अच्छा सोचा होगा या कुछ अधिक सोचा होगा. हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से सोचा, जबकि जब उसने बहुत ज्यादा रीड किया तो ऑब्वियसली सोचा भी बहुत ज्यादा होगा. तो यहाँ पर थॉट हार्डली एक गलत फ्रेज हो जाएगा. इसकी जगह हम थॉट डीपली का प्रयोग कर सकते हैं या थॉट हार्ड का प्रयोग कर सकते हैं. Thought deeply, the phrase thought hardly is incorrect in this context. Hardly means scarcely or barely, and using it with thought implies that he did not think much or did not put effort into thinking. अगर हम लिखते हैं thought hardly, इसका मतलब यह होता है कि उसने ना ही बिल्कुल सोचा, या फिर आप कह सकते हो उसने बिल्कुल कोई मेहनत नहीं करी सोचने में. However, based on the structure of the sentence and the intention to describe someone who thinks deeply or seriously, thought deeply is the appropriate phrase to use. Usage thought deeply conveys that he engaged in thoughtful consideration or reflection, which aligns with the idea of reading widely and listening to others who have valuable contributions. Okay, so इसका जो आंसर हो जाएगा वो thought hard या फिर thought deeply होना चाहिए, ना कि hardly. Next question पे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 56. Now I advised Prashant not to walk on the road lately at night. अब देखिए lately जो वर्ड होता है, lately का मतलब होता है recently, जबकि अगर हम देर तक की बात करते हैं तो उसमें वर्ड यूज होता है late, और late खुद एक एडवर्ब है. हम lately वर्ड का प्रयोग नहीं कर सकते. lately का मतलब होता है recently, मतलब हाल ही में. तो यहाँ पर ऐसा थोड़ी ना कह रहे हैं कि वो हाल ही में टहलने के लिए मना करा, नहीं. मैंने उससे कहा कि भाई तुम देर रात में टहला करो, ये एडवाइस किया. तो यहाँ पर सी पार्ट में एरर होना चाहिए. ओके. Late at night should come over here. Lately typically refers to something that has happened recently or in the near past. It does not make sense to use lately in the combination with at night, which specifies a specific time of the day during night time. Okay. The correct expression to use here is simply late at night, which clearly specifies the time when Prashant should avoid walking on the road. Now अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे. Firstly, you should think over the meaning of the words and then use them. Okay, firstly you should think. तुम्हें सबसे पहली बात ये है कि तुम्हें सोचना चाहिए मीनिंग, जो वर्ड का मीनिंग क्या होना चाहिए, और फिर उनको यूज करना चाहिए अपने सेंटेंस में. देखिए फर्स्टली एक बेसिकली एक करेक्ट फ्रेज नहीं है. फर्स्टली देखिए हम लोग फर्स्टली वर्ड का प्रयोग नहीं करते, हम लोग यूज करते हैं फर्स्ट, फर्स्टली, सेकेंडली. जैसे अगर कोई किसी के पॉइंट्स हमको देना है तब हम फर्स्टली सेकेंडली प्रयोग कर सकते हैं. अदरवाइज फर्स्टली को अवॉइड करके आप फर्स्ट का प्रयोग कीजिए. तो एरर आता है ए पार्ट में. फर्स्टली यू शुड, it should be first you should. Firstly is not commonly used in formal writing or speech. It is more appropriate to use first or firstly in list or sequence when you have subsequent points to make. So firstly की जगह हम लोग first का प्रयोग करेंगे. Okay, तो error हो जाता है आपका A part में. Next question, question number 58 पर आ जाते हैं. Dhundiraj has been writing that essay for 2 hours, but he still has not finished it. अब देखिए वो 2 घंटे से कार्य को कर रहा है, एक ऐसे को लिख रहा है, लेकिन उसने अभी तक उसको फिनिश नहीं किया है. तो जब हम कहते हैं ना अभी तक उसको फिनिश नहीं किया है, तो उसमें जो करेक्ट एडवर्ब ऑफ टाइम हम यूज करते हैं वो येट होता है, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में ही आता है. तो यहाँ पर एरर हो जाएगा सी पार्ट में, यहाँ पर
स्टिल की जगह और बट एक साथ हम यूज नहीं करेंगे, हम येट का प्रयोग करेंगे. The sentence structure creates a contrast between Dhundiraj's ongoing action has been writing and the fact that he has not completed the essay yet. The correct coordinating conjunction to use over here to show the contrast is yet, not but. Yet is used to indicate that something has not happened up to the present moment. So yet word का प्रयोग करेंगे in place of but or still. Next question 59. From Bangalore railway station, I went directly to Mr. Bhan at Jayanagar. So, Bangalore railway station से मैं डायरेक्ट कहाँ पर गई? मिस्टर भान के पास, जो कि जयनगर में रहते हैं. ओके. सो इसमें हम इसमें कोई भी एरर नहीं होगा. सो इट शुड बी नो एरर. ओके. आप डायरेक्टली का भी प्रयोग कर सकते हैं, डायरेक्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं, बट हम डायरेक्टली भी यहाँ पर डायरेक्ट यूज कर सकते हैं कि हम विदाउट एनी इंटरप्शन हम डायरेक्ट उसी जगह पर गए. ओके. सो डायरेक्टली. क्वेश्चन नंबर 60. लास्ट नाइट यू रिटर्न लेटली. अब लेटली मैंने आपको भी बताया था, लेटली की जगह हम लोग लेट का प्रयोग करेंगे. लेटली का मतलब होता है रिसेंटली. सो एरर हो जाता है आपका सी पार्ट में, जो कि यहाँ पर यूज हुआ हुआ गलत है. लेटली की जगह हम लोग लेट का प्रयोग करेंगे. द वर्ड लेटली मीन्स रिसेंटली और इन द नियर पास्ट. इट डज नॉट फिट लॉजिकली एट द एंड ऑफ द सेंटेंस बिकॉज इट सजेस्ट समथिंग दैट हैज अकर्ड रिसेंटली व्हिच इज नॉट एप्रोप्रिएट इन द कंटेक्स्ट of last night. Instead of lately, the correct word to be used over here is late, which means arriving or occurring after the expectations, scheduled or usual time. Question number 61. Question number 61 पे आ जाते हैं. It is the duty of every citizen to do his utmost to defend the hardly won freedom of the country. हार्डली वन मतलब जो फ्रीडम अभी हमें मिली नहीं, मुश्किल से मिली फ्रीडम. यहाँ पर कहते हैं मुश्किल से मिली, मतलब जिसको बहुत ज्यादा मेहनत से मिली है. ऑब्वियसली बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं अब हमारी कंट्री में, और जिन्होंने इस फ्रीडम, इस आजादी को पाने के लिए अपनी लाइफ तक को कुर्बान कर दिया. तो वो जो अपनी लाइफ का जो कंट्रीब्यूशन किया, बहुत सारे ऐसे फ्रीडम फाइटर्स थे. ये इसलिए हार्डली वन फ्रीडम बोली जाती है, मतलब जिसको सॉरी इसको इसलिए हम हार्ड वन फ्रीडम बोलते हैं, ना कि हार्डली वन. हार्डली वन मतलब जिसको पाया ही नहीं गया हो, और हार्ड वन मतलब जो बहुत मेहनत से पाई गई हो. तो ये हार्डली वन फ्रेज यहाँ पर गलत हो जाएगा, इसको हम हार्ड वन फ्रीडम बोलेंगे. तो बी पार्ट में एरर होगा. हार्डली वन शुड बी रिप्लेस विद हार्ड वन. The phrase hardly won is incorrect because it suggests that freedom was won with difficulty or scarcely. And the intended meaning is that the freedom was hard won, meaning that it was achieved with great effort or difficulty. Hardly means scarcely or barely, which is opposite of what is meant in this context. अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 62 पे. After toiling very hardly over a long period of time, that people recognized him as a successful person. अब टॉयलिंग मतलब मेहनत करना, और मेहनत करना तो हम हार्ड वर्ड का प्रयोग करेंगे, ना कि हार्डली का. ये मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया है. तो यहाँ पर एरर हो जाएगा ए पार्ट में. इट शुड बी आफ्टर टॉयलिंग वेरी हार्ड. ओके, नॉट हार्डली. अब आप देख सकते हैं कि हार्ड वर्ड से रिलेटेड कितने सारे फ्रेजेस कई बार पूछे गए हैं, और ये कितनी बार पूछे जा सकते हैं फ्यूचर में भी. Next question is question number 63. In spite of toiling very hardly, he realized that he had not earned anything substantial. फिर से वही सेम. तो हार्डली की जगह हम लोग हार्ड का प्रयोग करेंगे. अगेन एरर हो जाएगा आपका बी पार्ट में. इसमें भी एक्सप्लेन करने की आई डोंट थिंक की रिक्वायरमेंट है. हार्डली की जगह बस हमको हार्ड का प्रयोग करना है. ओके, इट शुड बी वेरी हार्ड और हार्ड. ओके. Next question, question number 64. When I was in the bus, I hit the pickpocket very hardly on the face. Pickpocket मतलब कोई एक पर्सन जो जेब कतरा था, उसको मैंने बहुत जोर से मारा. very hard on the face. Okay, it should not be hardly, it should be hard. So error हो जाएगा सी पार्ट में. Okay, hardly की जगह hard हो जाएगा. Okay, hard which means with force or intensity. Okay, hardly का मतलब है नहीं मारा. He firstly searched my bag and secondly he asked me to open my briefcase. So फिर से वही firstly की जगह हम लोग first of all का प्रयोग कर सकते हैं. तो A पार्ट में एरर होगा, firstly नहीं आएगा. हम लोग यूज कर सकते हैं the adverb firstly is not commonly used in formal writing or speech. While firstly is not grammatically incorrect, it is less commonly used compared to first or first of all in everyday language. Okay, so use either first or first of all. I have to usually reach the office by 9:30 a.m. अब देखिए have to एक phrase हो जाता है, मतलब एक आप कह सकते हैं एक auxiliary verb है ना, और reach एक main verb है. usually एक frequency है. जो frequency है वो auxiliary verb के बाद, जबकि main verb से पहले आती है. तो मुझे पहुंचना होता है
ज्यादातर ऑफिस 9 9:30 ही, है ना, सुबह। तो यहाँ जो ये एरर होगा वो कुछ भी नहीं होगा सेंटेंस में। द सेंटेंस इज एब्सोल्युटली एरर फ्री, तो आंसर शुड बी डी, दैट इज नो एरर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 पे आ जाते हैं। द क्लर्क्स इन दिस ऑफिस वर्क हार्डली। फिर से वही सेम क्वेश्चन, हार्डली की जगह हम लोग हार्ड का प्रयोग करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 68, शी स्पोक सो सॉफ्टली that nobody could hear her even in the quietest room. उसने इतनी धीरे से बोला कि कोई भी उसको नहीं सुन पाया, बिल्कुल शांत रूम में भी। तो इस सेंटेंस में भी कोई एरर नहीं होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 69, he ran so quick that he won the race easily. So ran एक वर्ब है, so quickly it should be. ओके, सो क्विक की जगह हम लोग क्विकली का प्रयोग करेंगे। तो ए पार्ट में एरर हो जाएगा क्योंकि हमें एडवर्ब की रिक्वायरमेंट है वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए। द वर्ब क्विक इज एन एडजेक्टिव, बट इन दिस कंटेक्स्ट एन एडवर्ब इज नीडेड टू मॉडिफाई द वर्ब रैन। द करेक्ट एडवर्ब form of quick is quickly. Adverbs modify verbs to indicate how an action is performed, which is what is needed in the sentence to describe how he ran. Therefore, the corrected phrase should be he ran so quickly. क्वेश्चन नंबर 70, नाउ ये लास्ट क्वेश्चन हो जाता है इस सेशन का। आई वाज सो टायर्ड दैट आई कुड हार्डली केप्ट माय आईज ओपन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब हर एक में हार्डली गलत नहीं होता, बल्कि कहीं कहीं जगह वो सही भी होता है। अब देखिए, आई वाज सो टायर्ड, मैं इतनी थकी हुई थी कि मैं मुश्किल से अपनी आईज को ओपन रख पा रही थी। मतलब मैं ओपन ही नहीं कर पा रही थी अपनी आईज को। ओके, मतलब मुझे नींद कुछ ज्यादा ही आ रही थी उसकी वजह से। सो आई कुड हार्डली केप्ट। अब कुड एक मोडेल है, मोडेल के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो केप्ट की जगह हम लोग कीप का प्रयोग करेंगे। दोस्तों, ये एरर इसलिए था कि आप हर जगह हार्डली को गलत ना समझ लें, है ना। तो कीप यहाँ पर जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, सी पार्ट में एरर हो जाएगा। सो यहाँ पर जो वर्ड करेक्ट होगा वो केप्ट माई आईज ओपन की जगह कीप माई आईज ओपन होगा। द करेक्ट फॉर्म should be keep, not kept. The phrase could hardly indicates difficulty or inability to do something. When using could hardly, the following verb should be in its base form, infinitive form without to. Okay, so could के साथ हम 2 plus verb 1 का, सॉरी, could मोडेल है, मोडेल के साथ हम verb 1 का प्रयोग करते हैं, ना कि verb की सेकंड या थर्ड फॉर्म का। तो यहाँ पर could hardly keep my eyes open. ओके, सो एरर आपका सी पार्ट में हो जाएगा। वेल, आई होप कि 70 के 70 क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। जितने कंसेप्ट्स हमने एडवर्ब के पढ़े हैं अब तक भी आपको समझ में आए होंगे। और अब यहाँ से रिलेटेड कोई भी एरर ऐसा नहीं होगा जो आपको ना समझ में आया हो। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे कुछ और चैप्टर के साथ। जब तक के लिए सभी को थैंक्स टू यू।